हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में से इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको समझ के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक तरह से एक लिक्विड है, ठीक है। और जब बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो बॉडी फ्लूइड क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस से लेके आता है सेल से। कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड के थ्रू वो एक एक सेल्स तक पहुंचती है। तो ये सब काम करता है फ्लूइड, और वहां से CO2 को लेके आता है और लंग्स उसको एक्सक्रिएट करते हैं। इसी तरह से जो हम पानी पीते हैं, तो पानी फ्लूइड के थ्रू, ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल्स में पहुंचता है, सभी सेल्स में पहुंचता है। ग्लूकोज लेते हैं, सब सेल्स में पहुंचता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल से लेके भी फ्लूइड आता है और वो एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, जैसे किडनी के थ्रू, ठीक है, फीसेस के थ्रू। इस तरह से फ्लूइड अपना काम करता है। और फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्लूइड से ही हमारा पूरी बॉडी बनी है। देखा जाए तो एक एडल्ट में 60% तक फ्लूइड होता है, ठीक है। ओल्डर एडल्ट में थोड़ा कम होता है, 55%। और अगर इन्फेंट की बात करें तो उनमें तो फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है, 80% तक होता है फ्लूइड। क्या है कि जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतनी ज्यादा स्किन सॉफ्ट होगी, उतना ही ज्यादा उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए कम या ज्यादा दोनों ही कंडीशन में। इसलिए क्या होता है कि जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें, और जो बच्चे होते हैं उनमें हमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनपे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें फ्लूइड या तो कम है या ज्यादा है, और इनका जो हीमोस्टेसिस है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि एडल्ट का है। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि अगर ब्लड वॉल्यूम या कोई भी सेल्स में फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया तो उसको मेंटेन करती है बॉडी। तो बॉडी की वो प्रक्रिया जो नेचुरल, जो सही तरीके से बॉडी को चलाने के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए हीमोस्टेसिस काम करता है। जैसे अगर आपके बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो गया, फ्लूइड कम हो गया, तो हीमोस्टेसिस के थ्रू क्या होगा? थर्स्ट लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, आप पानी ज्यादा पियोगे, और इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है हीमोस्टेसिस के द्वारा। तो हमने बात करी फ्लूइड की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं, किसमें? फ्लूइड में, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो माना कि एक ब्लड है, तो ये क्या है? ब्लड एक सॉल्यूशन है। तो उसमें सोल्यूट्स क्या है? जो ब्लड सेल्स हैं वो सोल्यूट्स हैं, और जो प्लाज्मा है वो सोलवेंट है। तो इस तरह से ब्लड क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर करने के लिए जो एक टर्म है वो है मिलीक्विलेंट पर लीटर। मिलीक्विलेंट पर लीटर, एक लीटर में कितने मिलीक्विलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उस अकॉर्डिंग हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। देखो क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। सेल्स में होता है, आउट ऑफ सेल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और जहां जहां पे भी फ्लूइड होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं, ताकि फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए। तो इन जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है, इनमें जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए? राइट अमाउंट में होना चाहिए और राइट कंपार्टमेंट में होना चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो ये है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, ठीक है। सारे जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है, मैंने आपको बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोस्टेसिस, मैंने आपको बताया। इंट्रासेलुलर की बात करते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? जो फ्लूइड सेल्स के अंदर है। तो सेल्स के अंदर मैक्सिमम फ्लूइड होता है हमारे बॉडी का, 60% तक जो फ्लूइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स में होता है, और जो बाकी का बचा फ्लूइड वो कहां पे होता है? वो बाकी का बचा फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका भी, उसमें ब्लड आ गया,
ठीक है। और जो फ्लूइड्स के सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, वहां पे भी फ्लूइड होता है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड हुआ, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड हुआ, इसको हम थर्ड स्पेसिंग भी बोलते हैं, अलग से टर्म दिया हुआ है थर्ड स्पेसिंग, ठीक है। तो 60% तो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और उसके अलावा जो है 40% होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की हम बात करें तो इसमें से 20% तो होता है सेल्स के बाहर, ठीक है, और जो 80% है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्ड स्पेस। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर। मैंने आपको बताया कि जो भी फ्लूइड सेल से बाहर होगा, चाहे वो कहीं पे भी होगा, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। थर्ड स्पेसिंग की हमने बात करी। अब हम नेक्स्ट टर्म है इडेमा। इडेमा क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है, दो प्रेशर होते हैं। एक तो जो फ्लूइड, जैसे ये मान लो कि ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड बह रहा है, ये फ्लूइड है, ये जा रहा है, तो जहां से फ्लूइड निकलता है वो वहां पे दोनों साइड प्रेशर डालता है, आगे की तरफ भी और साइड की तरफ भी। तो जो फ्लूइड का प्रेशर होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या प्रेशर बोलते हैं इसको? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। और इस फ्लूइड को बाहर जाने से रोकने के लिए, इधर इधर जाने से रोकने के लिए एक प्रेशर काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक तो फ्लूइड को बाहर निकालना चाहता है, दूसरा फ्लूइड को अंदर ही रखना चाहता है अपनी पर्टिकुलर जगह पे। अब क्या होता है कि या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, या प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाए। या ये जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है, ये जो ल्यूमन होती है ब्लड वेसल्स की, इसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। ये उसमें इतना प्रेशर नहीं रहे, वो कमजोर हो जाए, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, प्रोटीन से ही प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर बनता है, क्योंकि ये जो वाल्स हैं ये सब प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो इससे क्या होगा, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तुलनात्मक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, तो इसकी वजह से फ्लूइड क्या होगा, आउटसाइड मूव करेगा, और आउटसाइड मूव करने के बाद जो यह फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इडेमा। तो इडेमा क्या है? इडेमा है फ्लूइड अकुमुलेशन इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। कारण मेनली दो है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ जाना और या प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर का कम हो जाना। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि प्रोटीन कम हो गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं इडेमा होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आया, अगर उसके इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड का इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके पूरे के पूरे बॉडी में जितने भी सिस्टम है वो सब इफेक्ट होंगे। तो इसलिए उसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। और मॉनिटर कैसे करते हैं हम? इनटेक आउटपुट चार्ट होता है, ठीक है, तो इनटेक आउटपुट कितना हुआ उसका वेट चेक करते हैं, ठीक है। तो इनसे पता लगता है हमें कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट हमने उसको कितना दिया और कितना एक्सक्रिएट हुआ, कितना बॉडी में है अभी। इस तरह से हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को की जांच करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा उसके सारे सिस्टम जितने भी है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हुआ वो अफेक्ट होगा, रीनल सिस्टम हुआ, ठीक है, इस न्यूरोलॉजिकल हुआ, मस्कुलोस्केलेटन हुआ, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हुआ, जितने भी सिस्टम है सब अफेक्ट होते हैं, क्योंकि फ्लूइड एक मेजर इंपॉर्टेंट बॉडी में बॉडी में मेजर इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि फ्लूइड सबसे ज्यादा होता है, 60% तक, 70% तक, इन्फेंट में 80% तक, और अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें 97% तक फ्लूइड होता है। तो अगर फ्लूइड की कमी हो गई या फ्लूइड ज्यादा हो गया, इम्बेलेंस हो गया फ्लूइड में, तो पूरी बॉडी में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है फ्लूइड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की।
बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, बॉडी फ्लूइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है, सबसे पहले टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि जब हायर कंसंट्रेशन से सोल्यूट्स की लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूट्स मूव होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे हम बात करें कि एक परफ्यूम लगाया और वो पूरे होल में हो गया, पूरे रूम में हो गया, तो वो कंडीशन है डिफ्यूजन की, क्योंकि एक जहां पे ज्यादा उसकी क्वांटिटी थी वहां से वो अपने आप दूसरी जगह पे चला गया, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी तरह से ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या है, एक पार्ट, एक टाइप है डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सोल्यूट्स मूव नहीं करते, सोलवेंट मूव करता है, ठीक है। और सोलवेंट कहां मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहां पे सोल्यूट्स ने क्यों मूव नहीं किया, सोलवेंट ने क्यों मूव किया, क्योंकि वहां पे सोल्यूट्स मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सोल्यूट्स को मूव नहीं करने देती। लेकिन वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सोलवेंट को मूव करने देती है। जैसे हमने क्या किया, रात को सोते टाइम मुनक्के भिगोए पानी में, तो क्या होगा, मुनक्के के जो सोल्यूट्स हैं वो बाहर नहीं आते, पानी मुनक्के के अंदर चला जाता है और मुनक्का फूल जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ये ध्यान रखना कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक जैसे ही है, डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ऑस्मोसिस। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे क्या है, छोटे 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 फिल्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रेशर की वजह से वहां से क्या होगा कि जो चीज एक्सक्रिएट करनी है वो एक्सक्रिएट कर दी जाती है और बाकी आगे बढ़ती जाती है। जैसे कहां पे होता है, किडनी में होता है, रीनल सिस्टम में होता है, और जो एक्स्ट्रा चीज निकल गई उसको वापस से बॉडी क्या करती है, रीअब्सॉर्ब भी कर लेती है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जब फिल्टर करके सेलेक्टिव चीजों को तो बाहर निकाला जाता है और बाकी की चीजें हमारे बॉडी में रहती है। जैसे छलनी से चाय को छाना जाता है, तो वो एक प्रोसेस, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने आपको बताया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, जो फ्लूइड का, वाटर का प्रेशर है अगेंस्ट द वॉल या आगे की तरफ ले जाने के लिए जो भी प्रेशर होगा उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया डिफ्यूजन का एक टाइप है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर ऑस्मोसिस के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब वाटर को, सॉल्वेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे ले जाने के लिए जो प्रेशर यूज होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी तरह से मैंने आपको बताया था ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑनकोटिक प्रेशर होता है जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है, जो फ्लूइड को ल्यूमन में रखने के लिए कोशिश करता है। जो ब्लड वेसल्स है अगर, तो ये ब्लड वेसल्स की ये क्या चीज है, ये ल्यूमन है, तो ये ल्यूमन को मेंटेन करने के लिए ऑनकोटिक प्रेशर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ये सब है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी यूज नहीं होता, जिसमें बॉडी को एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसका मतलब ये है जब बॉडी को एक्स्ट्रा एटीपी यूज करके और ट्रांसपोर्ट किया जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूव होता है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड को मूव होने के लिए किसी भी प्रकार के एटीपी की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम इस टर्म को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोलेलिटी। ये एक एक चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम इसमें। और सिर्फ रटना ये एक सॉल्यूशन नहीं है, तो कोशिश करते हैं हम जितना पढ़ रहे हैं उतना समझ के पढ़ें। ऑस्मोलेलिटी क्या होती है, ऑस्मोलेलिटी हम ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड के अंदर कितना सोल्यूट्स होते हैं, उसकी मात्रा को हम ऑस्मोलेलिटी बोलते हैं। तो ब्लड में कितना होता है, 275 से लेके 295 मिली ऑस्मोल्स पर केजी,
ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को डिसाइड करते हैं कि आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक। अगर 275 से कम मिली ऑस्मोलैरिटी है किसी फ्लूइड की तो वो फ्लूइड कहलाएगा हाइपोटोनिक, और अगर 275 से 295 मिलीऑस्मोल्स के बीच में है तो हम उस फ्लूइड को कहेंगे आइसोटोनिक, और अगर उससे ज्यादा है तो वो फ्लूइड हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेली फिजियोलॉजिकल फ्लूइड बैलेंस। क्या होता है, हमारी बॉडी, मैंने आपको बताया, हीमोस्टेसिस मेंटेन करती है। ठीक है, अगर फ्लूइड वॉल्यूम हम कम ले रहे हैं तो थर्स्ट के थ्रू या एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रेट करके जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि कितना फ्लूइड इंटेक नॉर्मली लिया जाता है और कितना आउटपुट होता है, हमेशा इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। इंजेस्टेड फ्लूइड की बात करें हम, अगर नॉर्मली हम बात करें कि वाटर कितना लेते हैं, तो लगभग हम 1500 ml वाटर कंज्यूम करते हैं। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक एवरेज वाली बात है कि नॉर्मली एक एडल्ट की हम बात माने तो जैसे हम पल्स मानते हैं कि 60 to 100 होती है, लेकिन एक एग्जैक्ट फिगर में हम 72 मानते हैं। तो उसी तरह से इंजेस्टेड फ्लूइड 1500 ml लिया जाता है, और जो हम फूड खाते हैं उसके थ्रू जो फ्लूइड हमारी बॉडी में जाता है वो लगभग 800 ml जाता है। और जब फूड, आपको पता है, हमने पहले केमिस्ट्री पढ़ी थी कि जब भी कोई भी फूड बनता है या कोई भी रिएक्शन होती है तो जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें लास्ट में एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, पानी, यानी H2O। तो उसमें लगभग 200 ml हमें फ्लूइड मिलता है। तो इस तरह से कितना हो गया, 1500, 800, 200, 1500, 800, 200, 2300 ml लगभग हम फ्लूइड इनटेक करते हैं। और आउटपुट की बात करें, ये इनटेक आउटपुट इसलिए पढ़ रहे हैं कि इतना होना चाहिए नॉर्मल में, अगर ये कम है तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में उसको आईवी फ्लूइड देके इस चीज को मेंटेन करते हैं। या फिर आउटपुट भी इतना होना चाहिए, आउटपुट अगर उससे ज्यादा है तो फ्लूइड इनटेक हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इनटेक आउटपुट चार्ट को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। सबसे जरूरी चीज होती है इनटेक आउटपुट का में पता लगाने के लिए इनटेक आउटपुट चार्ट, इसका भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। लगभग हम जितना पानी पीते हैं उतना ही किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, यानी 1500 ml यूरिन के थ्रू। स्किन लॉस होता है 600 ml। जीआई से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जब हम फ्लूइड कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे भी हीट जनरेट होती है, वहां पे भी फ्लूइड का लॉस होता है, तो वो 100 ml है। और अगर लंग्स की बात करें तो 300 ml फ्लूइड का लॉस होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब CO2 छोड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको पता है कि जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये फ्लूइड से भरी हुई होती है। यहाँ पे गीला गीला चिपचिपा सा चीज होती है, वो फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको ड्राई होने से बचाता है। फ्लूइड सॉरी ऑक्सीजन एक्सचेंज जो होता है, ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज, वो प्रॉपर हो पाता है। तो लंग्स में 300 ml तक फ्लूइड का लॉस होता है। तो जो किडनी का लॉस होता है इसको हम सेंसिबल लॉस बोलते हैं, क्योंकि इसका हमें पता लगता है कि कितना यूरिन हमने आउट किया। लेकिन जो स्किन का लॉस हुआ या जो जीआई से लॉस हुआ या जो लंग्स से लॉस हुआ, इसको मेजर कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल लॉस बोलते हैं। ध्यान देना, इनसेंसिबल लॉस कितना होता है, कहां से होता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से हीमोस्टेसिस को बॉडी मेंटेन करती है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वहां से एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है, और वो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। अब जब सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा तो क्या होता है, एक टेंडेंसी है सोडियम और वाटर की, ये दोनों साथ में रहते हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर सोडियम रुक गया तो उसके साथ में वाटर भी रुक जाता है, तो क्या होगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कमी है तो फ्लूइड स्टे हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से फ्लूइड मेंटेन हो जाएगा। या हम दूसरी बात करें पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी क्या काम करती है, पिट्यूटरी एडीएच सिक्रेट करती है, और एडीएच क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। तो इस तरह से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है,
इस तरह से हीमोस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। डायरिया में क्या होता है कि बॉडी लॉस करती है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को, बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं डायरिया की कंडीशन में, अगर सीवियर डायरिया की कंडीशन नहीं है, कम डायरिया भी कंडीशन में है, तो हम उसको ओआरएस दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट भी और फ्लूइड भी है, और वो कितना है जितना बॉडी में जितनी ऑस्मोलिटी है उसी के अकॉर्डिंग ओआरएस को बनाया जाता है। यानी 275 से 295 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर में ओआरएस का बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओआरएस का जो पाउच है वो 1 लीटर वाटर में ही डिसॉल्व करना होता है, ना उससे कम में ना उससे ज्यादा। अगर आप उसको कम में डिसॉल्व करेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सोल्यूट्स ज्यादा है। और अगर उसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी मिलाया गया तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए हम आइसोटोनिक अगर हमें देना है तो 1 लीटर वाटर में ओआरएस को हमें डिसॉल्व करना होता है। नेक्स्ट, अब 2 चीजें हो सकती है, अगर या तो बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है, हीमोस्टेसिस मेंटेन कर रही है, तब तो वहां पे क्या होगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम जिस मात्रा में चाहिए उतना है। लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो गया, या कंडीशन ये भी हो सकती है कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया। तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस वजह से वो होता है, इसको हम पढ़ेंगे।